काइंड ऑफ रिटेल चैनल। याद है तुम लोग को रिटेल चैनल लास्ट क्लास में करवाया था, हमने नहीं करवाया था? करवाया था। द फर्स्ट वन वाज रिटेल स्टोर, सेकेंड वन इज ऑनलाइन स्टोर या ऑनलाइन रिटेल, ठीक है। थर्ड वन इज कैटलॉग रिटेल, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो तीनों है इसको एलैबोरेशन किया था, ठीक है। अगर हम रिटेल स्टोर की बात करें तो ये कौन से स्टोर है? दीज आर द फिजिकल स्टोर जो किसी मार्केट एरिया में, लोकेलिटी में अवेलेबल रहते हैं। फॉर इमेजिन इफ वी हैव टू परचेज 1 पैकेट ऑफ सॉल्ट, फिजिकली हम आसपास के किराना स्टोर में जाकर क्या खरीदते हैं? 1 पैकेट सॉल्ट, राइट। सो इन शॉर्ट दीज आर फिजिकली प्रेजेंट, यानी कि इनका एक लोकेशन होगा, एक एरिया होगा जिसको हम ब्रिक और मॉर्टर स्टोर भी कहेंगे, ऑर्गेनाइज रिटेल भी स्टोर होंगे। यानी जो आपके रिटेल फिजिकली स्टोर अवेलेबल होंगे वो दोनों फॉर्म में होंगे, ऑर्गेनाइज एज वेल एज अनऑर्गेनाइज। क्लियर होगी बात? लेकिन इसका क्या बेनिफिट है? बेनिफिट क्या होता है? कभी भी आपके रिटेल स्टोर का जो फिजिकली अवेलेबल होते हैं, वैसे जो स्टोर्स होते हैं वहाँ पर आप प्रोडक्ट को इमीडिएट परचेज कर सकते हो। एट द टाइम आपको पोजेशन मिल जाएगा उस गुड का, यानी कि जो बेसिकली वो प्रोडक्ट या जो गुड आप खरीदोगे वो आपके हाथ में तुरंत से मिल जाएगा, तुरंत से आ जाएगा। इन द केस ऑफ इमरजेंसी, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के यहाँ कोई फंक्शन होता है तो उसको कुछ ड्रेस खरीदना है, तो उसको एट द टाइम ड्रेस की रिक्वायरमेंट है, तो वो कोई भी रिटेल स्टोर में जाएगा और प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। यहाँ पर जो रिटेल स्टोर होगा यहाँ पर आपको मल्टीपल वेराइटीज़ मिलेगा, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ दैट यू हैव टू विजिट दैट प्लेस, ठीक है। तो कन्वीनियंस के अगर उस व्यू से देखें, कन्वीनियंस के व्यू से देखें अगर हम, तो कन्वीनियंस इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपको वहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट रहना पड़ेगा, टाइम इन्वेस्ट आपको करना पड़ेगा वहाँ पर। और कई बार होता है कि किसी एक रिटेल स्टोर में आपको प्रोडक्ट नहीं पसंद आएगा तो देन यू विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट स्टोर, ठीक है। तो ये आपका रिटेल स्टोर हुआ जो फिजिकली प्रेजेंट है, जो विजिबल है, जिसको हम देख सकते हैं। आगे बात समझ में? द सेकेंड वन इज ऑनलाइन शॉपिंग। अच्छा, रिटेल स्टोर में एक डिसएडवांटेज ये है कि कन्वीनियंस की थोड़ी दिक्कत है, प्रेजेंट होना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, और उसके अलावा आपका जो प्राइस होता है ना जो आपके रिटेल स्टोर में, वो नॉर्मली डिस्काउंटेड स्टोर वाला कंसेप्ट बहुत कम होता है, यानी आपको डिस्काउंट बहुत कम मिलेगा, लेकिन हाँ आपको लेटेस्ट वेराइटीज़ अवेलेबल होगा, ठीक है। अगर हम सेकंड बात करें ऑनलाइन शॉपिंग का, तो ऑनलाइन शॉपिंग वाले जो स्टोर्स होते हैं जैसे कि आपका अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, आजियो, ये सारे आपके क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर, ठीक है। लेकिन ये फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते हैं। वी आर बेसिकली डूइंग शॉपिंग वाया यूजिंग इंटरनेट और वेबसाइट और ऐप, ठीक है। यानी ऐप को यूज़ करेंगे, फिर आपके बेसिकली वेबसाइट को यूज़ करेंगे, ठीक है। और इन सब को यूज़ करने के लिए हमें क्या चाहिए? इंटरनेट चाहिए। लेकिन ऐसे जो स्टोर होते हैं वो 24/7 ओपन होते हैं, इसीलिए इनको कन्वीनियंस स्टोर भी कह सकते हैं, जहाँ पर अगर आपको 2 बजे के बाद शॉपिंग करने का मन है रात में, तो यू कैन डू इवन शॉपिंग देयर, राइट। बट वॉट इज़ द मेजर डिसएडवांटेज कि वी नेवर एनालाइज द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट वॉट एवर वी गिव ऑर्डर। जो भी ऑर्डर हम देंगे उसकी क्वालिटी को एनालाइज कर पाना मुश्किल है जब तक वो प्रोडक्ट आपको डिलीवर नहीं होता है ना। जैसे क्लोथ के साथ ही कई बार होता है, दिखाते कुछ और भेज, हाँ बिल्कुल है ना, फैब्रिक वगैरह भी कई बार चेंज होता है, लेकिन ये चीज़ रिटेल स्टोर में नहीं है, वो आप एनालाइज कर लोगे क्वालिटी वगैरह, है ना। तो यहाँ पर आपका एक तो, लेकिन यहाँ पर आपको डिस्काउंट हमेशा अवेलेबल मिलेगा, और जो प्रोडक्ट होगा वो एक विद इन स्पेसिफाइड टाइम दैट विल बी डिलीवर, यानी कि एक समय दे दिया जाएगा कि एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट ये है, ठीक है। एक्सपेक्टेड दिया होता है, इसका मतलब कंफर्मेशन 100% नहीं होता है कि उस डेट को डिलीवर हो जाएगा, बट नियर बाय नाउ अ डेज दे आर इम्प्रूविंग द क्वालिटी। और आपको पता होगा प्राइम मेंबर इन अमेज़ॉन, प्लस मेंबर इन फ्लिपकार्ट, दीज आर बेसिकली प्रोवाइडिंग डिलीवर जो करने का टाइम होता है ना वो रिड्यूस हो गया है। जैसे प्राइम में 2 दिन में आपको प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है ना। तो ये कुछ फास्ट टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन अब ये कर रहे हैं, लेकिन एट द टाइम एकदम इंस्टेंट तो डिलीवर तब भी नहीं होगा, है ना, जो आपको रिटेल स्टोर में अवेलेबल होता है। आ गई बात समझ में? तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलेंगे हम? ऑनलाइन स्टोर या ऑनलाइन रिटेल। अब ऐसा नहीं है कि इस टाइप के जो स्टोर होते हैं ऑनलाइन रिटेल, ये कुछ तो वैरायटी शॉप होते हैं, यानी इनके पास सब वैरायटी मिलेगा, ग्रॉसरी आइटम, फूड आइटम,
clothes, electronics item, each and everything you are able to purchase from the online store. But कुछ ऐसे store थे जैसे Nykaa, earlier that was only selling the beauty products, but nowadays they also started selling the apparel as well, मतलब कपड़े वपड़े भी they started selling. So यहाँ पर लेकिन एक चीज़ है कि ट्रस्ट बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है आपके ऑनलाइन शॉपिंग में. विदाउट ट्रस्टिंग वी कैन नॉट बेसिकली प्लेस ऑर्डर. रीज़न इज़ कि बिकॉज वहाँ पर आप पैसा पेमेंट करना पड़ता है. कई बार COD भी अवेलेबल है, कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है, बट पैसा पेमेंट भी करना पड़ता है इन द केस इफ़ दे आर गिविंग यू ए हेवी डिस्काउंट. जब आपको हेवी डिस्काउंट देते हैं ना तो वो डिस्काउंट तभी एप्लीकेबल होता है जब आप पेमेंट एट द टाइम करते हो. ये भी चीज़ होता है कई बार. ठीक है. सो इन शॉर्ट कंडीशंस आर अप्लाइड देयर, बट वो आपको प्रोडक्ट डिस्काउंटेड रेट में देंगे. क्लियर हो गई बात? ठीक है. और ये हमेशा डिस्काउंट के लिए, जैसे अभी फ्लिपकार्ट पे क्या चल रहा है, बिग बिलियन डे. अब नेक्स्ट आता है कैटलॉग स्टोर. कैटलॉग रिटेल क्या होता है? कैटलॉग आप लोगों ने सुना होगा. जब आप कभी भी किसी कपड़े की दुकान में जाओगे, जैसे कुछ कलर चाहिए, स्पेशली प्लाजो लेना है मान लो, और पिंक कलर का चाहिए, उसके लिए पूरा शेड निकाल के वो आपको दिखाएंगे कि इसमें पिंक में वेराइटीज़ है, कौन सा चाहिए. तो दैट इज़ अ कैटलॉग जिसके थ्रू हम प्रोडक्ट को बेटर बता सकते हैं, अवेलेबिलिटी बता सकते हैं. अब सारे प्रोडक्ट को खोल के दिखाना पॉसिबल नहीं है, बट इफ़ यू विल चूज द कलर दे आर गोइंग टू शो यू दैट. राइट. सो कैटलॉग रिटेल स्टोर में यूज़ किया जाता है उसको आप. और एक कैटलॉग रिटेल यहाँ वो लेकिन नहीं है, ये कह रहे हैं कि जो कैटलॉग रिटेल वाले होंगे, कैटलॉग यानी अपने प्रोडक्ट का पूरा डिस्क्रिप्शन आपको मेल करेंगे. क्या करेंगे? मेल करेंगे. लास्ट क्लास में लिखा था इसमें कुछ लिखा था या नहीं लिखा था? कैटलॉग रिटेलर्स. अच्छा सुनो, कैटलॉग रिटेलर्स तो खैर ठीक है, आप लोग समझ आ गया होगा कि एक प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन हम ना डायरेक्ट पर्सनली हर एक कस्टमर्स की ईमेल आईडी पे सेंड करेंगे, और जो पसंद आएगा उसको सेलेक्ट करेंगे और ऑर्डर प्लेस करेंगे. उसमें नंबर गिवन होगा कि ये नंबर है, यहाँ से कांटेक्ट कीजिए, इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए. ठीक है. बट बहुत ही अनसेफ रिटेल का ये एक तरीका है, क्योंकि कस्टमर्स कई बार फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ में भी, मतलब दे आर नॉट इन्वॉल्व बट गलती से वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट का कुछ ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता है. क्योंकि अमेज़ॉन और ये सब जो साइट हैं दे आर द ट्रस्टेबल साइट, और यहाँ पर ऐसा हो जाना बहुत ही इम्पॉसिबल है. बट कैटलॉग रिटेलर्स वैसे होते हैं जो छोटे मोटे और नए वाले रिटेलर्स होते हैं. कई रिटेलर्स क्या करते हैं कि उनको पता है, इन्फॉर्मेशन वो गैदर कर लेते हैं आपकी साइट वगैरह जो आप यूज़ करोगे, जहाँ पर भी आप अपनी ईमेल आईडी डालते हो, वहाँ से दे आर बेसिकली गैदरिंग द साइट, वो आपका ईमेल आईडी वगैरह, और फिर वो उस पर डायरेक्टली मेल कर देते हैं प्रोडक्ट के बारे में. ठीक है. और ऐसे आपका सोशल मीडिया का भी रिटेल अभी यूटिलाइजेशन होना शुरू हुआ. जैसे इंस्टा पे भी प्रोडक्ट सेल होता है, आपका फेसबुक में लाइव आकर के प्रोडक्ट सेल होता है, खासकर छोटे मोटे एसेसरीज और क्लोथ्स वाले मटेरियल. ठीक है. क्योंकि ऑब्वियसली फेसबुक पे जब लाइव आते हैं तो दे कैन एबल टू डेमोन्स्ट्रेट दैट प्रोडक्ट एज वेल, मतलब वो प्रोडक्ट को दिखा भी पाते हैं. अब अमेजोन में तो पिक्चर्स आर अवेलेबल एंड बहुत कम का वीडियोस अवेलेबल होता है. अदरवाइज वो लाइव फेसबुक पे आकर दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट, इंस्टा से प्रोडक्ट को सेल करते हैं, है ना. सो कैटलॉग रिटेलिंग क्या है? बेसिकली जब हम वेबसाइट का यानी ईमेल आईडी का यूटिलाइजेशन करते हैं, किसके लिए? प्रोडक्ट को सेल करने के लिए. मेल कर देंगे आपको प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन. और एक और टाइप का आपका रिटेलिंग चैनल में एक और होगा आपका, जो टेलीफोन के थ्रू रिटेल होता है, जैसे होम शॉप 18, नापतौल, देखते हो. लेकिन वहाँ पर एक ये चीज़ है कि दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट बट ओनली 1 or 2 प्रोडक्ट दे आर बेसिकली डेमोन्स्ट्रेटिंग एट वन टाइम. मतलब 1 या 2 ही प्रोडक्ट को वो दिखाएंगे कि ये आपको खरीदना है तो आप खरीदिए. ऑर्डर प्लेस करने के लिए नंबर इज गिवन, है ना, इन द स्क्रीन, ऑन द स्क्रीन. तो इन शॉर्ट ये सारे टाइप के क्या है? रिटेल चैनल्स. चलिए लिखिए इसमें, कैटलॉग रिटेलर्स में लिखिए, कैटलॉग रिटेलर्स प्रोवाइड प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन to consumers through a mailed catalog and a website. Catalog retailers provide product information to consumers through a mailed catalog and a website. Customer can order
ओवर द फोन और ऑनलाइन, ओवर द फोन और ऑनलाइन, ओवर द फोन और ऑनलाइन, यानी कि वो जो कैटलॉग दिया जाएगा सब कस्टमर्स को, कई बार ये कस्टमर सेलेक्टिव कस्टमर्स होते हैं। सेलेक्टिव का मतलब कुछ ही कस्टमर्स को भेजेंगे, लेकिन पर्सनल ईमेल आईडी पे मेल पे जाएगा। और दूसरी चीज़ कि वो फ़ोन से प्लेस कर सकते हैं ऑर्डर, और अगर उन्होंने कैटलॉग के साथ वेबसाइट भी भेज दिया अपना, या पेज भेज दिया जिसमें वो बेसिकली ऑफिशियल पेज उनका, तो उसके थ्रू भी हम ऑनलाइन भी क्या कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, आगे लिखिए, कस्टमर्स कैन ऑर्डर ओवर द फोन और ऑनलाइन एंड गुड्स शिप्ड SHIPPED, shipped, goods shipped directly to the customer's doorstep, directly to the customer's doorstep। ठीक है, अब यहाँ पर फ़ायदा क्या होता है कैटलॉग का, कि वो कैटलॉग जो होगा, यस कोई बच्चा है जो हैंड रेज कर रहा था, कुछ छूट गया। ओवर कस्टमर्स कैन ऑर्डर ओवर द फोन और ऑनलाइन एंड गुड्स आर शिप्ड डायरेक्टली टू द कस्टमर्स डोर स्टेप, ठीक है। तो इसको कैटलॉग रिटेलर्स कहते हैं। तो आपके टाइप्स ऑफ रिटेलर्स, जो रिटेल चैनल्स है, कैसे कैसे प्रोडक्ट को सेल किया जाता है, तो वो आपके वेरियस चैनल्स थे। अब ज़रूरी नहीं है कि कोई एक रिटेलर है तो वो एक ही चैनल पे डिपेंडेंट होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी अगर आप देखो तो जितने भी ब्रांडेड स्टोर हैं, चाहे वो W और एल, सबका ऑनलाइन भी है अवेलेबल स्टोर और ऑफलाइन भी है ना। अब ऑनलाइन और ऑफलाइन में यही डिफरेंस है कि वहाँ पर हम क्वालिटी देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में अगर आपने प्लेस किया ऑर्डर, जब वो घर पे आएगा देन यू विल बेसिकली ट्राई द प्रोडक्ट, है ना। तब तक पेमेंट हो चुका होगा, उसके बाद हाँ। और एक और चीज़ अच्छा है लेकिन ऑनलाइन में कि रिटर्न और एक्सचेंज पॉलिसीज़ उसका स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यही चीज़ आपकी रिटेल स्टोर में नहीं है। अगर आपने एक बार प्रोडक्ट को खरीद लिया तो पैसा वापस करने का सीन बहुत कम जगह पे होता है। you can replace the product, you can exchange the product, but they are never going to give you full amount, but in the online shopping they are going to return the whole amount, है ना। सही बात। Amazon से देखो कितनी बार मंगवाओ, लेकिन हाँ पॉलिसीज़ में कंडीशंस लगे होते हैं कि दैट इज़ एप्लीकेबल फॉर 7 days, 30 days, 15 days। सो अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सेलर, जो भी सेलर्स उसमें आपके रजिस्टर्ड सेलर्स हैं, उन्होंने जितना टाइम का पॉलिसी दिया, जितना समय दिया, उस हिसाब से उन्होंने उसको मेंशन कर दिया अमेज़ॉन पे। अब आपको पता ही होगा कि अमेज़ॉन इज़ अ प्लेटफॉर्म, ठीक है। अमेज़ॉन क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जिसमें वेरियस आपके सेलर्स रजिस्टर्ड होते हैं, है ना। अब वो खुद जो सेलर है वो अमेज़ॉन को यूज़ कर रहा है ताकि उनको क्या मिले, कस्टमर्स मिले, है ना। अब जैसे एग्जाम्पल में आप देखो कि फेसबुक पे जहाँ पर कभी लाइव अगर वीडियो आ रहा है कोई, तो उसमें 600, 700, 1000 लोग नज़र आएंगे, लेकिन वही अमेज़ॉन पे एक दिन में कम से कम करोड़ों में लोग देखते होंगे, है ना। करोड़ों में लोग शॉपिंग करते होंगे, प्रोडक्ट को देखते होंगे। तो ये डिफरेंस इसलिए है बिकॉज ऑफ द ब्रांड एंड रेप्यूटेशन, है ना। सो ये चीज़ का बेनिफिट के लिए लोग क्या करते हैं, रिटेलर्स क्या करते हैं, वो रजिस्टर करा लेते हैं उसमें, किसमें, अमेज़ॉन पे, विथ सर्टेन कंडीशंस एंड फ़ी। कुछ कमीशंस बेस्ड होता है उनका काम, और कुछ कंडीशंस लगे होते हैं, जैसे क्वालिटी आप अच्छा दीजिएगा प्रोडक्ट का, अदरवाइज रिटर्न आपको करना पड़ेगा। तो अमेज़ॉन एक मीडिएटर की तरह काम करता है। आगे बात समझ में क्लियर हो गया। तो रिटेल के जितने भी आपके तरीके हैं, रिटेल के क्लियर हो गया। रिटेल चैनल्स, ऑनलाइन, ऑफलाइन, कैटलॉग, सोशल मीडिया रिटेलिंग इज़ ऑल्सो पॉसिबल नाउ डेज, इंस्टा, फेसबुक के थ्रू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक ऑनलाइन क्लास। किसी को भी कोई डाउट है, जो पॉइंट समझ नहीं आया हो ऑनलाइन क्लास? नो मैम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एथिकल इश्यूज इन रिटेलिंग। एथिकल इश्यूज इन रिटेलिंग, एथिकल इश्यूज इन रिटेलिंग। चलिए अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एथिक्स? एथिक्स इज ऑलवेज रिलेटेड विथ राइट और रॉन्ग, ठीक है, क्या सही है और क्या गलत है। अब बीइंग अ रिटेलर, उनकी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कस्टमर को वो बेटर क्वालिटेटिव प्रोडक्ट प्रोवाइड करे फॉर द वैल्यू दे आर रिसीविंग। यानी कि अगर उन्हें पैसा मिल रहा है 20 रुपये फॉर अ सॉल्ट,
तो वो उनको आयोडाइज प्रॉपर सॉल्ट, ब्रांडेड सॉल्ट प्रोवाइड करे, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो जो पैकेट है वो फटा हुआ हो, ठीक है, और आपने उनको सेल कर दिया, प्रोडक्ट एक्सपायर्ड है, आपने उनको सेल कर दिया। एंड दैट इज इवन हैपनिंग इन द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। क्या क्या हो सकता है, जैसे ब्लैक मार्केटिंग, हाई प्राइस। ब्लैक मार्केटिंग का मतलब होता है जब किसी प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड हाई है लेकिन सप्लाई कम है, जैसे एनसीईआरटी बुक्स के साथ होता था, याद होगा। तो उसमें क्या होना शुरू होता था, ब्लैक मार्केटिंग। लाइक द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 30 रुपीज एंड दे आर सेलिंग इट फॉर 70 और 100 रुपीज बिकॉज डिमांड इज नॉट एबल टू कम्पीट विद सप्लाई। सप्लाई इतना नहीं है, डिमांड ज़्यादा है। सो ब्लैक मार्केटिंग इसको कहते हैं। लेस वे यानी जितना क्वांटिटी में प्रोडक्ट चाहिए उससे कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट सेल करना, एक्सपायर्ड और स्पॉइल्ड प्रोडक्ट को सेल कर देना, ठीक है। तो ये सारे अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिस होता है। क्या होता है, अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिस। और इसका सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके सर पे होना चाहिए, रिटेलर के, क्योंकि फाइनली प्रोडक्ट रिटेलर ही बेचता है किसको, कस्टमर को, है ना। अब जैसे होलसेल से अगर किसी रिटेलर ने बहुत सारे प्रोडक्ट को उठाया, मान लीजिए मसाले के पैकेट को उठाया, ठीक है, अब वो 1 साल तक के लिए मान लीजिए उसका एक्सपायरी डेट है और होलसेलर ने तो नॉर्मल अपने टाइम पे उनको प्रोवाइड किया, लेकिन चूंकि वो वहीं स्टोर पे काफ़ी दिन तक रह गया, वो एक्सपायर हो गया। सो ये इसमें गलती किसका है कि रिटेलर ने उस प्रोडक्ट को रिप्लेस नहीं किया, सेल नहीं किया, फेंका नहीं, और वो क्या करता है, फाइनली स्पॉइल प्रोडक्ट सेल कर देता है। तो यहाँ एथिकल इश्यूज की अगर हम बात करें, जो अनएथिकल जो ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रहा है उसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए अनऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर से कंपैरेटिवली ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर बेटर है, ठीक है, क्योंकि वो कभी भी आपके साथ अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिस करने की कोशिश नहीं करता है, कम ऐसे चांसेस होते हैं, ठीक है। कई बार आपसे ओवर चार्ज किया जाता है प्रोडक्ट के लिए, खासकर वो प्रोडक्ट जो स्टैंडर्डाइज नहीं होते हैं। तो दीज ऑल कम्स अंडर द रीजन। देखो पता है क्या है कि लाइक वॉलमार्ट जो है ना, वो उनका एक कंडीशन लगा होता है कि जितना स्पेस में वॉलमार्ट का स्टोर है ना, उससे ज़्यादा में उसका पार्किंग है। क्योंकि इंडिया से बाहर अगर आप यूएस को अगर देखो तो ऑटोमोबाइल का डिमांड वहाँ एक्सेसिव हाई है। यहाँ जैसे हमें सॉल्ट लेना था तो घर के पास वाली दुकान में जा रहे थे ना, वहाँ पर दे आर गोइंग टू मॉल। तो दैट इज़ देयर हैबिट ऑफ परचेजिंग द प्रोडक्ट। फॉर द स्मॉल प्रोडक्ट वी आर बेसिकली प्रेफरिंग नियर बाई स्टोर, है ना, फॉर द नीड बेस्ड प्रोडक्ट, हैबिचुअल प्रोडक्ट। बड़ी बड़ी सिटीज़ में ऑलरेडी स्पेस की बहुत कमी है, तो जो मिलता भी है वो इतना एक्सेसिव प्राइस उसका हाई होता है रेंट, कि जो उनका जो कंसेप्ट है ना डिस्काउंटेड रेट में प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, वो प्रोवाइड ही नहीं कर पाएंगे, वो ऑलरेडी प्रोडक्ट का कॉस्ट इतना हाई हो जाएगा। तो ये सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से वॉलमार्ट को यहाँ पर लेकर आना एक एफडीआई के तौर पे, और एक तो ये भी है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज इतनी स्मूथ नहीं है एफडीआई को लेकर के। सो दैट्स वाई। एंड इवन पता होगा आप लोगों को, काफ़ी आश्चर्य होगा जान करके कि यूएसए में आपका वॉलमार्ट है, लगभग पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 11,000 से ज़्यादा इनके स्टोर हैं, लेकिन न्यूयॉर्क सिटी में इसका एक भी स्टोर अवेलेबल नहीं है। द सेम कंडीशन ऑफ मुंबई एंड द सेम कंडीशन ऑफ न्यूयॉर्क। मुंबई में वही है, स्पेस नहीं, बहुत कम स्पेस, एक्सेसिव रेंट हाई। सेम चीज़ है आपके न्यूयॉर्क सिटी में। न्यूयॉर्क स्टेट्स जो हैं उसमें अवेलेबल हैं, न्यूयॉर्क जो स्टेट्स हैं उसमें अवेलेबल हैं आपके वॉलमार्ट, ठीक है, लेकिन आपका न्यूयॉर्क सिटी में अवेलेबल नहीं है बिकॉज ऑफ द रेंट एंड जो उनका कंसेप्ट है ना, जो लो कॉस्ट में प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, वही पॉसिबल नहीं है। चलिए ठीक है, हम वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। लिखिए एथिकल इश्यूज इन रिटेलिंग। क्या हो रहा है, लिखिए एथिकल इश्यूज इन रिटेलिंग में, ठीक है। अब लिखिए इन रिटेलिंग retailers want to earn maximum profit in retailing. Retailers want to earn maximum profit by providing satisfaction to their customers with ethical means. एथिकल मीन्स का मतलब यही है कि कुछ अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिस आप मत कीजिए, इथिकली काम कीजिए, ठीक है। आगे लिखिए सम सर्टेन लॉज। हाँ, इन रिटेलिंग रिटेलर्स वांट टू अर्न मैक्सिमम
retailer wants to earn maximum profit by providing satisfaction to their customers with ethical means. ठीक है, ethical means को ज़रूर यूज़ किया गया है, क्योंकि गलत तरीके से भी तो पैसे रिटेलर कमा ही सकते हैं ना, है ना. क्या करेंगे, 20 किलो का चावल का है उसको 22 किलो में कन्वर्ट कर देंगे. क्या मिला देंगे उसमें, जिसको हम बोलते हैं अडल्ट्रेशन. क्या बोलते हैं उसको, अडल्ट्रेशन. अब मान लो कि 50 रुपीज़ kg था वो चावल, तो 20 kg का कितना हुआ, 50 × 20 300 होगा, 1000 होगा ना. 50 × 20, ठीक है. तो 1000 रुपये का आपका है. अब उसमें 2 किलो का बढ़ गया रेट, तो 100 रुपये उसने ज़्यादा कमा लिया ना. वैसे तो दूध में भी पानी मिला. एग्जैक्टली. तो अडल्ट्रेशन के थ्रू दे कैन डू इट. सो एथिकल मीन्स के थ्रू ही हमें प्रोडक्ट सेल करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये सारे अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिस नहीं चल पाएगा. बिकॉज नाउ अ डेज पीपल नोज, कस्टमर्स नोज देयर राइट बिकॉज ऑफ द कंज्यूमरिज्म. कंज्यूमरिज्म का मतलब होता है वो अपने इंटरेस्ट, अपने राइट्स को अब जानते हैं. पीपल आर एजुकेटेड, है ना. चलिए, some certain laws and regulation govern the retail sector. अब ethics क्या है, तो लिखिए, ethics can be defined as the govern the retail sector. आगे लिखिए, ethics can be defined as a, ethics का मतलब क्या है, ethics can be defined as a moral principle सिद्धांत. ठीक है, प्रिंसिपल PLE वाला है, AL वाला मत लिख देना. ठीक है, वो प्रिंसिपल आपके प्रधान अध्यापक हो जाएंगे. ठीक है, मोरल प्रिंसिपल्स फॉर द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन or an organization to conduct activities. ठीक है. सो बेसिकली बिजनेस एथिक्स बताएगा कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, वो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था. ठीक है, अब इम्पोर्टेंस क्या है एथिक्स का रिटेल में, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स इन रिटेल. द फर्स्ट पॉइंट इज कि इट कैन बिल्ड अ पॉजिटिव इमेज इन सोसाइटी. ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स इन रिटेल. एथिक्स का इम्पोर्टेंट क्या है रिटेल में. अच्छा, एथिक्स का मतलब क्या, सबको समझ आ गया. एक मोरल प्रिंसिपल, एक ड्यूटी है जो आपको बेसिकली जब आप एक एज अ रिटेलर हो तो आपको अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिस नहीं करना है. नो. ठीक है, एथिकली बिजनेस को क्या करना है, रन करना है. ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में संभव, इज इट राइट, क्योंकि MRP जो हमारा मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है उससे ज़्यादा हम कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस ले नहीं सकते. उसमें कॉन्सेशन, उसमें डिस्काउंट आप दे सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा ओवर प्राइस हम ले नहीं सकते. है जैसे आपके रेलवे स्टेशंस वगैरह पे जो आपके प्रोडक्ट सेल होते हैं उनका प्राइस ऑलरेडी पहले से ही अलग होता है. लाइक 15 रुपीज़ में यू विल परचेज द लेस पैकेट विच इज़ अवेलेबल इन 10 रुपीज़ इन द मार्केट. बिस्लेरी और या जो आपका रेल नीर होता है उसका प्राइस 15 and 20 फिक्स्ड है. ठीक है, लेकिन इन सम प्लेसेस जैसे आपके रेस्टोरेंट वगैरह में सम टाइम दे आर टेकिंग. चलिए, बिल्ड अ पॉजिटिव इमेज इन सोसाइटी. ठीक है, अगर आप एक कंपनी हो, देखो कंपनी का ब्रांड, एक नाम, एक इक्विटी मार्केट में होना चाहिए. पॉजिटिवली लोग जानने चाहिए कि भाई ये कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है. जैसे आज हम टाटा के बारे में सुनते हैं, इन्फोसिस सुनते हैं, तो लगता है ना कि ये सारी कंपनीज बहुत अच्छी हैं. तो क्या लगता है कि इन्होंने क्या सिर्फ पैसे या प्रॉफिट की वजह से इतना नाम किया? नो, बिकॉज ऑफ द सर्विस दे आर प्रोवाइडिंग टू देयर कस्टमर्स, द सर्विस, द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, है ना, द इन्वायरमेंट दे आर गिविंग टू देयर कस्टमर्स, गिविंग टू देयर एम्प्लॉयज़, ऑल दीज थिंग्स मैटर्स. तो अगर आप लोगों को सही से लोगों के साथ डील करोगे, एथिकली काम करोगे, तो आपका एक पॉजिटिव इमेज मार्केट में क्या होगा, शो होगा.
ठीक है, तो पीपल स्टार्ट ट्रस्टिंग ऑन योर ब्रांड ईजिली, एंड व्हेन दे स्टार्ट ट्रस्टिंग दैट trust is going to convert them into loyal customers, right? So in short we can say if you will treat the customers in a positive way, unethical trade practice remove करोगे, ethically if you will work, then it will basically हाँ आपका इमेज पॉजिटिव मार्केट में शो करे। क्लियर होगी बात? सेकेंड पॉइंट लिखिए, और इसी के लिए कई बार इवन एक प्रॉपर इमेज के लिए सिर्फ नॉर्मल इमेज नहीं, CSR वर्ड सुना होगा आपने, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो सम टाइम इवन सम कंपनीज आर इंडल्ज इन CSR एज वेल, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इंडल्ज रहती है। वो गरीब बच्चों के लिए काम करती है, उनके एजुकेशन के लिए करती है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती है, जॉब्स प्रोवाइड करती है, ठीक है, ऑर्फेनेज में डोनेशन देती है। सो दीज आर वाई दे आर डूइंग सो बिकॉज they are running their organization company in the society, so we cannot cheat नहीं कर सकते सोसाइटी के लोगों को, और वहाँ के लोगों के लिए हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी कंपनीज परफॉर्म करती है। ITC पता है ना, इम्पेरिकल टोबैको जो कंपनी है वो रूरल मार्केट के लिए उसने बहुत सारा काम किया, रूरल पीपल के लिए दे वर्कड अ लॉट, ठीक है। मार्केटिंग टैक्टिक्स उन्होंने वहाँ पर किया है, वहाँ पर उन्होंने चौपाल सागर, ठीक है, ठीक है, आपका चौपाल, बहुत सारी चीज़ें वहाँ उन्होंने ओपन किया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ऑल्सो वर्क लाइक दैट, ठीक। अगर वो अनएथिकल वे में काम करती तो कभी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को वैल्यू देती? नो, है ना। सेकेंड पॉइंट इज एथिक्स हेल्प्स इन सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स। एथिक्स हेल्प्स इन सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स, सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स। अब किसी भी रिटेल में कौन होंगे लोग? हु विल बी द पीपल? कस्टमर और एम्प्लॉय, दो ही लोग होंगे, कस्टमर होगा या फिर एम्प्लॉय होगा। दोनों के सेटिस्फैक्शन की बात हो रही है कि अगर एम्प्लॉयज़ को भी आप, ऐसा नहीं है कि पता लगा कि उनको आपने नेक्स्ट एथिक्स हेल्प्स इन सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स। इट मीन्स दैट वी हैव टू डील विद कस्टमर्स और एम्प्लॉयज़ इन द प्रॉपर वे। मैंने सैलरी वाला कंसेप्ट बताया आपको, सैलरी रिडक्शन, सैलरी प्रोवाइड कब कर सकते हैं हम, ये सब चीज़ का एक टाइमिंग, एक फिक्स टाइमिंग होना चाहिए। उसके अलावा जो आपके काम लोग कर रहे हैं आपके यहाँ, उनके साथ आप ऑनेस्ट रहिए, है ना, उनकी मतलब ये सैलरी के टर्म में, कंज्यूमर के प्रॉपर प्रोडक्ट के टर्म में। तो अगर आप उनको प्रॉपर प्रोडक्ट प्रोवाइड कीजिएगा तो दे विल बी सेटिस्फाइड। लेकिन अगर वही आपने उनको प्रोडक्ट सही नहीं दिया, आप एक्सपायर्ड ब्रेड दे देगा तो वापस से लेने जाओगे उस स्टोर में, बहुत कम चांसेस हैं। या फिर वापस अगर लोगे तो ट्रस्ट वाला नहीं बन पाएगा, कनेक्शन नहीं बन पाएगा, आपको लगेगा कि ये फिर से दोबारा ऐसा प्रोडक्ट दे सकता है, ठीक है। सो सेटिस्फैक्शन विल बी नॉट देयर। और रिटेनिंग जो कस्टमर को होता है ना, रिटेन करना मतलब जैसे रुकना, कस्टमर्स को और एम्प्लॉयज़ का जो रिटेनिंग जो आपका टाइम होगा दैट विल बी रिड्यूस। यानी हो सकता है कस्टमर्स आपके यहाँ टिके ना, आपके एम्प्लॉयज़ टिके। आई बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर, ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर, ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर, ठीक है, bringing people together. So employees love and respect their organization if they are influenced by the ethical way whatever organization is using, ठीक है। जो भी अगर वो एक ऑनेस्ट तरीके से ऑर्गेनाइजेशन चलेगा तो एम्प्लॉयज़ भी उस ऑर्गेनाइजेशन को रिस्पेक्ट देगा, ठीक है, उनको भी अटैचमेंट होगा ऑर्गेनाइजेशन से। और इस वजह से कहीं ना कहीं दे आर, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन एक हेल्दी रिलेशनशिप बना पाएगा कस्टमर्स के साथ और एम्प्लॉयज़ के साथ। और कस्टमर्स सेटिस्फाई तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन वो सेटिस्फाई इसलिए रहेगा बिकॉज एम्प्लॉयज़ आर सेटिस्फाइड एंड दे आर डूइंग वर्क इन अ प्रॉपर वे। लेकिन वही अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है, आइदर बिकॉज ऑफ द सैलरी एंड ऑल, दे आर नॉट गोइंग टू डिलीवर देयर सर्विस इन अ प्रॉपर वे टू द कस्टमर। यानी कस्टमर को उसका डिलीवर ना करे। अब मान लो एग्जाम्पल में ये प्रिया गई शॉपिंग के लिए, अब कोई पर्सन जो है वहाँ का जो सेल रिप्रेजेंटेटिव है वो ध्यान नहीं दे रहा, शी इज़ आस्किंग सो मेनी टाइम्स अबाउट द प्रोडक्ट बट नो वन इज बेसिकली विलिंग टू हेल्प हर। द आंसर इज वाई, बिकॉज दैट पर्सन इज डूइंग वर्क, दैट इज ट्रू, बट नॉट विथ हिज हार्ट, मतलब अपने दिल से वो काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है। दे डोंट वॉन्ट टू डू वर्क, दे जस्ट फॉर्मली बस वो अपना काम निपटा रहा है ना। तो एक सेटिस्फैक्शन नहीं है उसके अंदर, इसीलिए हाल है। तो वी कैन से दैट
कि आप जो है इथिकली काम कीजिएगा तो लोग भी जुड़े रहेंगे, और जब जुड़े हुए लोग रहेंगे तो वो कोई भी काम को एग्जीक्यूट प्रॉपर वे में करेंगे। तो एग्जीक्यूशन विल बी प्रॉपर, देन कस्टमर विल बी डेफिनेटली सेटिस्फाइड। बात सही है ना? हाँ, बट ये इम्पॉर्टेंट मैटर है कि कंडीशंस अप्लाइड। कई बार ऐसा होता है कि बहुत रश होता है, जैसे आपके बिग बाजार में रश होता है दिवाली के टाइम पे बहुत ज़्यादा। अब उस टाइम पे पर्सनल अटेंशन कोई भी आपको सेल्स रिप्रेजेंटेटिव नहीं दे पाएगा, बिकॉज ऑफ द वेटिंग एंड ऑल दूस थिंग्स वर देयर, है ना? सो वही मैं कह रही हूँ, कंडीशन विल बी अप्लाइड। बट नॉर्मली कई बार अगर पूरा स्टोर खाली है फिर भी आप पे वो कंसर्न नहीं दिखा रहा है, ही और शी इज़ नॉट showing concern, the reason is that they are not satisfied with the organization, right? The next point is long term profits. चलिए, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स कैसे होगा? क्योंकि जहां इथिकली काम करेंगे रिटेलर्स, वहां कस्टमर्स रिटेन करेंगे, और जब रिटेन करेंगे, चाहे इन्फ्लेशन आ जाए, आपके इकोनॉमिक सिचुएशन वर्स हो जाए, लेकिन स्टिल जो आपके लॉयल कस्टमर्स होंगे वो आपके साथ रुकेंगे, है ना? और वही लॉयल कस्टमर्स आपको प्रॉफिट देंगे, और साथ साथ में दे आर नॉट ओनली गिविंग यू प्रॉफिट एट दैट एडवर्स सिचुएशन। अगर आपके पास कस्टमर्स इंक्रीज होते हैं तब भी वो कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग टर्म तक प्रॉफिट देते रहेंगे। ट्रू है ना? लेकिन वही अगर आपने अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिस है, कुछ भी ऐसा हुआ, तो इन शॉर्ट व्हाट विल बी हैपन? दे विल लूज कस्टमर। वेरी गुड। और हो भी सकता है कि कस्टमर आए, ऐसे इंडिविजुअल कस्टमर्स नए नए आए, लेकिन कोई रुके ना, रिटेन ना करे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज अच्छा ठीक है, इतना काफ़ी है। कितने लिखवा है मैंने? 4। ठीक है, आई थिंक इतना काफ़ी है। मेक सोसाइटी अ बेटर प्लेस टू लीव, एक लिख लो बस। मेक सोसाइटी अ बेटर प्लेस टू लीव। अच्छा, एरियाज ऑफ एथिक्स क्या हो सकता है? मतलब वेरियस एरियाज ऑफ एथिक्स इन रिटेल बिजनेस। तो कैसे एथिक्स को मेंटेन कर सकते हैं हम, मतलब कैसे रिटेल सेक्टर में एथिक्स को मेंटेन करें। अब कई बार तो खुद से रिटेलर एथिक्स को क्या करता है, अडॉप्ट कर लेता है, और कई बार गवर्नमेंट उनके ऊपर एथिक्स को फोर्स करता है ना? जैसे कि लॉज, रेगुलेशंस और पॉलिसीज उन्होंने बना दिया, है ना? तो जैसे प्रॉपर प्रैक्टिस ऑफ लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन विच इज़ मेड बाय द गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया, है ना? जैसे लेबर लॉज है आपका, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है आपका, है ना? फिर आपका ESI है, इंश्योरेंस एक्ट, बहुत सारे एक्ट्स हैं जिसमें लेबर के बारे में, इनके बारे में मेंशन्ड है कि आप एम्प्लॉयज़ को कैसे PF दे सकते हो, ये सारी चीज़ें जो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में करवाया था। उसके अलावा आप प्रोटेक्शन कर सकते हो कस्टमर के इंटरेस्ट का और उनके राइट का अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, अभी नया वाला है इसलिए 2019 बोलो, ऐसे तो इसका स्टार्ट हुआ था 1986 में। 2019 में इसको अमेंड किया गया है, चेंज कर दिया गया है, और अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ही हम कहते हैं। ठीक है, इट वॉज स्टार्टेड इन 1986। अब इसमें 7-8 चेंजेस आया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में चेंजेस आया है कि कुछ फास्ट आपके ट्रायल के कोर्ट्स वगैरह बने हैं। अब आप ऑनलाइन भी अपने कंप्लेन को फाइल कर सकते हो। जैसे मान लो कि बच्ची, क्या नाम है आपका, दृष्टि, गई दिल्ली, अब वहाँ से इसने कोई प्रोडक्ट खरीदा, अब प्रोडक्ट गड़बड़ दे दिया, अब ये वापस कहाँ आ गई? पटना आ गई ना वापस। अब ये अगर इसके प्रोडक्ट को इस गड़बड़ मिला है तो अब ये वापस दिल्ली जाएगी उस प्रोडक्ट का कंप्लेन करने के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट खरीदने का प्लेस कौन सा था? दिल्ली। अब ये वाला जो आपका इनकन्वीनियंस वाला सिचुएशन था वो रिड्यूस हो गया। अब आप घर में बैठे बैठे, पटना आ गई ना, दिल्ली का भी केस यहाँ से फाइल कर सकते हो बैठे बैठे। सो दैट इज सम फ्लेक्सिबिलिटीज जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया 2019 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ठीक है, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। हाँ, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब ये क्लियर हो गया कि कैसे एथिक्स को हम फोर्स या कर सकते हैं, इन्फोर्स कर सकते हैं कहाँ पर, अपने रिटेल सेक्टर में। या तो आइदर वी कैन, हाँ, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आए, या तो खुद से एक्सेप्ट कर ले एथिक्स, तो ठीक है, एथिकल वे। लेकिन उसके अलावा भी गवर्नमेंट के रूल्स, रेगुलेशंस और पॉलिसीज़ हैं, और साथ साथ में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है जो कंज्यूमर के राइट्स को डिफाइन करता है
और किस सिचुएशन में सेलर के अगेंस्ट कंप्लेन किया जा सकता है। और इस बार जो 2019 का आया है ना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें ऑनलाइन शॉपिंग को भी इंक्लूड कर लिया गया। अर्लियर इट वाज नॉट इंक्लूडेड इन दैट, बट नाउ अ डेज यू कैन ऑल्सो इंक्लूड वी कैन ऑल्सो कंप्लेन अगेंस्ट द ऑनलाइन शॉपिंग। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो एथिकल इश्यूज इन या एथिकल इश्यूज इन रिटेलिंग क्लियर हो गया, समझ में आया, पूरा पॉइंट क्लियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, प्रॉपर प्रैक्टिस ऑफ लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन, ब्रैकेट में लिख सकते हो गवर्नमेंट रेगुलेशन। ठीक है, और सेकेंड लिखो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ customers and their rights, protection of interest of customers and their rights, okay। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए स्टोर मैनेजर। हु आर स्टोर मैनेजर, व्हाट आर द कीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अच्छा, तुम लोग में से बहुत सारे होंगे जो तो रिटेल, अच्छा आप लोग में से बहुत लोग एयरटेल के स्टोर गए होंगे, बहुत सारे एप्पल स्टोर गए होंगे, जितनी ऑर्गेनाइज स्टोर है उसकी बात कर रही हूँ मैं। बहुत लोग मैक्स में गए होंगे, है ना, और हल्दीराम, डोमिनोज में तो जाना होता ही होगा, उसमें तो कोई शक ही नहीं है, खासकर डोमिनोज में। तो ये जितने भी स्टोर हैं इसमें आपने किसी एक सीनियर को देखा होगा, जो कोई सिचुएशन हो गया, जैसे मान लीजिए किसी सेल रिप्रेजेंटेटिव ने प्रिया से रूडली बात कर लिया, तो शी इज़ गोइंग टू कंप्लेन इट टू स्टोर मैनेजर। तो उस स्टोर को संभालने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिस पर्सन पे होती है, लेकिन सिर्फ स्टोर को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, समझ में आई बात, वो सिर्फ उस स्टोर तक ही लिमिटेड रहेगा, ऐसे नहीं पूरी कंपनी का मैनेजर नहीं है, दैट पर्सन इज ऑफ स्टोर। ठीक है, तो दे आर स्टोर मैनेजर। अब उसका काम ऐसा नहीं बहुत ईजी काम है, बहुत सारे वर्क होते हैं उनको। वो एम्प्लॉयज़ को हायर वही करेगा, एम्प्लॉयज़ का प्रोग्रेस रिपोर्ट को रेडी वही करेगा, ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ को वही प्रोवाइड करेगा, मर्केंडाइज रिलेटेड यानी प्रोडक्ट रिलेटेड जो भी क्वेरी अवेलेबिलिटी वगैरह जो भी होगी, क्वेरीज इन नॉट इन दैट टर्म कि कस्टमर से डील करेगा, बट अगर मर्केंडाइज नहीं है, स्टॉक कम है, तो उन सबको मैनेज करने का काम किसका होगा, स्टोर मैनेजर का। तो वहाँ जितने भी वर्कर्स होंगे, जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे, whom they are basically, वो जिसको वो रिपोर्ट करेंगे, दैट पर्सन इज स्टोर मैनेजर। आई बात समझ में? वो कंपनी अगर हायर करेगी तो कंपनी अपने हिसाब से वर्क एरिया डिफाइन करेगी, लेकिन जो उनका फिजिकल स्टोर है जहाँ पर वो कनेक्शन की फैसिलिटी देते हैं, सिम चेंज करने की फैसिलिटी देते हैं, फिजिकल स्टोर अगर है, तो ऐसे स्टोर में उनको बेसिकली जो वहाँ पर एक पर्सन होगा, जो हेड होगा, उसको हम स्टोर मैनेजर कहते हैं। रिटेल स्टोर मैनेजर या स्टोर मैनेजर, रिटेल मैनेजर, जो भी कह लो, ठीक है। लेकिन इनके सारे जो भी पॉइंट्स हैं, फैसिलिटीज़ और जो लिखने का काम है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन विद इन द स्टोर ओनली विद इन द स्टोर। हाँ, सैलरी उनका वहीं से आएगा, ऑर्गेनाइजेशन से आएगा, लेकिन जैसे उनको स्टोर में किसी पर्सन को हायर करना है तो दे कैन हायर द पीपल, ठीक है, आइदर बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस विच इज़ मेंशन्ड बाय द कंपनी, या कंपनी का जो पॉलिसी होगा उस हिसाब से वो हायर करेंगे, ठीक है। लेकिन वो सारा काम वो सिर्फ विद इन द स्टोर ही होगा, यानी उनका वर्क एरिया सिर्फ स्टोर है, उसके अलावा बाहर नहीं है। बिल्कुल, दैट पर्सन हैव दैट ऑथोरिटी, ठीक है। मतलब अगर कोई स्टोर है, रिटेल स्टोर है, तो यू कैन टॉक टू द मैनेजर एंड दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड यू द फैसिलिटी ऑफ इंटर्नशिप। आई बात समझ में? चलिए, ओके, एनीवन हैव एनी